गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का पीएससी वाला रिटर्न यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में अब तक हम लोगों ने क्लास 6 के छठे चैप्टर तक को देख लिया है और आज हम लोग का 7वां चैप्टर है जिसका नाम है पौधे को जानिए, है ना। इसमें हमें खास करके पौधे के बारे में जानना है। और एक और बात, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो कुल 6 चैप्टर पढ़ाए गए हैं आप उनको जाकर देख लीजिए। उससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को शुरू करता हूँ मैं। चलिए, हमें पढ़ना है पौधों को जानिए। आप देख पा रहे हैं इस फोटो में आप देख पा रहे हैं यहाँ छोटे पौधे छोटे हैं, मतलब छोटे तनने वाले पौधे हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना। देख पा रहे हैं मतलब छोटे बड़े सही प्रकार के पेड़ पौधे को आप देख पा रहे हैं। अर्थात जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और सब भी हो सकता है। ओके, मैंने आपको पौधे के बारे में बताया था चैप्टर नंबर 1 में, तो जाके आप उसको वहाँ देखेंगे। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, चलिए, पौधे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जो वर्ग है, पौधों का वर्ग है, उसको 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाक, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष, ठीक है। शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा पौधे क्या है, हाँ पौधे क्या है, तो जो समझ गया ना। पौधे कितने भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा। पौधे को 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी और मुलायम जो मुलायम जो होते हैं ना तना वाले, उनको हम बोलते हैं पौधे, ठीक है। और जो बड़े बड़े होते हैं जिनके तने मजबूत होते हैं उनको हम बोलते हैं वृक्ष बोलते हैं। तो ठीक है, इनके आधार पर, तना की लंबाई के आधार पर, उनकी मुलायमता के आधार पर, उनकी कठोरता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। सर शाक क्या है, तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाक। जो छोटे छोटे आप पौधे देखते हैं ना, छोटे छोटे बहुत कोमल कोमल पौधे देखते होंगे। आप जाते होंगे बरसात के दिनों में कहाँ पे, यदि खेत खलिहान में जाते हैं तो आप छोटे छोटे पौधे देखते हैं जो 1 हाथ 2 मतलब 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट, मतलब समझ रहे हैं ना, 1 फीट 2 फीट के आसपास के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उनके आप तन्ने को देखेंगे वो काफ़ी कोमल होते हैं और वो पौधे भी काफ़ी कोमल होते हैं। ओके, तो ठीक है। तो हरे एवं कोमल तन्ने वाले जो पौधे हैं उनको हम क्या कहेंगे, शाक कहेंगे। और हम बताया मैंने कि जिसके तने कठोर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, शाक। छोटे होते हैं, बताया मैंने, छोटे होते हैं। जैसे में आप फिगर में देख सकते हैं। आज इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस फिगर में आप जो देख रहे हैं फिगर नंबर ए क्या है, यह एक शाक है। याद देखिए क्या है, शाक है। देखिए देखने में क्या है, छोटे हैं, ठीक है। इनके छोटे छोटे तन्ने हैं, काफ़ी कोमल है और ये काफ़ी पतले भी है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे चलता हूँ मैं। सर झाड़ी क्या है, आइए सर समझते हैं झाड़ी क्या है। देखिए, कुछ पौधे में जो शाखाएँ होते हैं, देखिए कुछ पौधे में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है। कुछ पौधे में जो शाखाएँ होता है, तना होता है ना, उसके आधार से, जो तना उसके आधार से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी में क्या अंतर याद रखना है, जैसे आपने शाक में क्या याद रखा, शाक में तना कमज़ोर भी होता है, तना पतला भी होता है, मुलायम भी होता है। लेकिन झाड़ी में क्या है, तना कठोर तो होगा लेकिन मोटा नहीं होगा। वृक्ष में क्या होगा, तना कठोर भी होगा, मोटा भी होगा। बस इसी को याद रखना है। शाक में क्या है, तना मुलायम होगा, पतला होगा, छोटा होगा। झाड़ी में क्या है, तना कठोर तो होगा लेकिन तना जो है वो मोटा नहीं होगा। वृक्ष में क्या है, तना कठोर भी होता है और तना मोटा भी होता है। झाड़ी समझ गए, तो झाड़ी उस पौधे को कहेंगे जिनके तने कठोर तो होते हैं परंतु ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। ओके,
चलिए इनको आपको थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। आगे आइए। अब सर वृक्ष किसे कहते हैं, तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, मैंने समझाया पहले, जो ऊंचे ऊंचे पौधे हैं जिनके तने भी मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, और जो जिनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर होती है। देखिए तना क्या होता है, भूमि से। झाड़ी में जो तना होता है, देखिए फिगर में थोड़ा देख लीजिए, झाड़ी में जो तना है, देखिए इनके आधार से थोड़ा देखिएगा, यही चीज़ लिखा है, झाड़ी को देख लीजिए आप, यही झाड़ी है। झाड़ी में जो तना है, देख रहे हैं ना, इसका जो आधार है, इस आधार से निकले हुए हैं, आधार से निकले हुए हैं। लेकिन पेड़ में जो तने हैं, जो वृक्ष में जो तने हैं, आधार से निकले हैं क्या, नहीं। कुछ ऊंचाई तक जाने के पश्चात इनमें तने क्या होते हैं, निकलने शुरू हो जाते हैं, तो अब इनको हम कहेंगे वृक्ष। समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं कि सर जी जिनके तने कोमल होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं, वे शाक कहलाते हैं। ओके। सर झाड़ी क्या है, झाड़ी में तने जो होते हैं कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। यह प्रायः जो आधार होता है पौधों का, उनसे निकलते हैं, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। अगला है पौधा वृक्ष। वृक्ष क्या है सर, तो ज़मीन से अधिक ऊंचाई पर, ज़मीन से अधिक ऊंचाई तक जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पौधे हैं, जिनकी तना अधिक कठोर एवं तना मोटी भी होती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। ये जो तना होती है आधार से ना निकल के कुछ ऊंचाई से निकलती है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है। ओके चलिए, तो आप लोगों ने पढ़ लिया वृक्ष क्या है, तना वृक्ष क्या है, उसके बाद शाक क्या है, ठीक है, और झाड़ी क्या है। इन तीनों को थोड़ा सा याद रखना है। ओके चलिए, अब पढ़ना है लता। क्या पढ़ना है, लता। लता समझते हैं ना, कुछ मतलब कुछ हरे पौधे वैसे होते हैं जिनके जो डंठल है, डंठल इतने कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि वे टिक नहीं पाते, मतलब वह ऊपर दिशा में, ऊंचाई की दिशा में खड़े नहीं हो पाते, अर्थात गिर जाते हैं। जैसे में लौकी को देखे होंगे, जैसे में आप लोग खीरा को देखे होंगे, जैसे में आप लोग तरबूज के देखे होंगे लता को। तो जो लतरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। जो पौधे खारा ना होकर भूमि के, ठीक है ना, भूमि के क्षैतिज तल के साथ लतरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लता कहते हैं। ओके चलिए, या इनको आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर ऊपर चढ़ना है या आगे बढ़ना है। फिगर में चलिए तरफ पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कमज़ोर तने वाले पौधे, लिखा है ना, जिन पौधे का तना कमज़ोर होता है वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और वो भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लता कहते हैं। मैंने बताया ना, कुछ पौधे वैसे हैं जिनके तना इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि वो खड़ा नहीं हो पाते हैं, अर्थात तो ज़मीन पर फैलने लगते हैं, तो उसे हम कहेंगे विसर्पी लता। क्या कहेंगे, विसर्पी लता। जो ज़मीन पर चलता है उसको हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता। याद रखिएगा, ज़मीन पर जो लतरे उसको विसर्पी लता। मतलब लता में दो प्रकार का है, लता दो प्रकार का है, समझ में आया। मतलब समझिए, जो लतरे सिर्फ लतरता हो, ठीक है ना, खड़ा नहीं रहता हो, लतरता हो, उसको हम कहेंगे लता। लता दो प्रकार के, एक है विसर्पी लता और एक है आरोही लता। ओके चलिए थोड़ा पढ़ते हैं सर, आरोही लता क्या है, थोड़ा फास्टली करेंगे हम लोग। चलिए लिखिए, क्या होता है जबकि कुछ पौधे सहायता से, मैंने बोला ना सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे में कद्दू सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आरोही कहते हैं। क्या कहेंगे, आरोही कहते हैं। तो लता दो प्रकार के हुए, एक हुआ विसर्पी लता, एक हुआ आरोही लता। तो विसर्पी लता क्या होते हैं, वैसे लता जिनके तने कमज़ोर होते हैं और वे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ज़मीन पर लतरने लगते हैं, ज़मीन पर लतरने लगते हैं, उनको कहेंगे विसर्पी लता। ठीक है, लतरने वाला। साफ होता है, क्या होता है, ज़मीन के साथ रेंगता है ना, तो रेंगने वाले को हम बोलते हैं सर्प, मतलब विसर्पी लता। ओके। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट है आरोही लता। आरोही लता में क्या होता है सर, आरोही लता में एक चीज़ होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो लता है वो ज़मीन पर नहीं लतर करके ऊपर की ओर चढ़ता है, लेकिन खुद से चढ़ता है क्या, नहीं, उसे चढ़ने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। ओके। तो यदि लता किसी दूसरे वस्तु की सहायता से ऊंचाइयों तक चढ़ती है, लतरती है, तो उसको हम कहेंगे आरोही लता। याद रखिएगा, जो लता है, ये जो शाख है, झाड़ी है, पौधों से क्या है, भिन्न है। तो अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए
आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे मैं फिगर में देख रहे हैं, एक कोबरा का लता है और एक इसकी लता है। ये है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट जिसको आप समझते हैं ना, वही है। चलिए, इनमें हमको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके सर, तना क्या है समझते हैं थोड़ा सा? तना क्या है? हाँ, तना यहाँ छूट गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तना क्या है? देखिए, ये पौधा है, मान लीजिए, इसे मैंने पहले पढ़ा दिया है। ये क्या है? पौधा है। ऐसे जो इस तरह से जो भाग निकलता है ना, इस तरह से, इसी को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं। पौधे के जो ये जो भाग है, ठीक है ना? अरे यार, हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए फिगर में, देखिए जो तना धीरे धीरे छोटे छोटे क्या हुए हैं? निकले हुए हैं। तो याद रखना है, मतलब ज़रूरी इतना नहीं है इस, मतलब इस चैप्टर में हम बोले तो आपके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भी नहीं देखा जाए तो, लेकिन मैं बस चैप्टर है तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा दे रहा हूँ, और हमको वही पढ़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला है पत्ती। आप पढ़े होंगे, जिस तरह हम क्या बोले, ये पेड़ है, ये वृक्ष है, मान लीजिए, यहाँ से इस तरह से क्या जुड़े होते हैं? तना जुड़े होते हैं। और इन तनों से देखिएगा छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से क्या जुड़े होते हैं? इस तरह से छोटे छोटे पत्तियाँ जुड़े होते हैं। चलिए, तो पत्ते का कुछ भाग है उसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, फिगर बनाकर मैं समझाया था पहले आप लोग को। चलिए, मान लीजिए, चलिए एक मिनट, यह एक पेड़ है, मान लीजिए यह एक पेड़ है, और यहाँ से कुछ इस तरह से छोटी छोटी टहनी निकली हुई है, और इन टहनियों से आप देखते हैं इस तरह से पत्तियाँ, इस तरह से ये पत्तियाँ जुड़ी होती है, ठीक है ना? तो इसको तो हम नाम देंगे तन्ना। ओके, टहनी नहीं, सॉरी, तन्ना। इनको हम नाम देंगे तन्ना। और इन तन्ने से एक भाग है जो पत्ती को जोड़ के रखा है, ये बीच वाला भाग, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पर्णवृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो जो पत्ता को तना से जोड़ कर रखता है उसको हम क्या कहेंगे? पर्णवृंत कहेंगे। और इसको हम बोलते हैं पटल पत्ती बोलते हैं। और यहाँ छोटे छोटे मैं जो पार रहा हूँ इस तरह से रेखा, इसको हम बोलते हैं सीरा बोलते हैं। और जो बीच वाला है ना, इसको हम बोलते हैं मध्य सीरा। तो थोड़ा सा फिगर में आप देख सकते हैं, यह फिगर में दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं तन्ना। और जो पत्ती और तना को जोड़ रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। और जो इस तरह से बीच में गया, इसको हम बोलते हैं मध्य सीरा। आप चाहे तो इसको हम बना सकते हैं कॉपी में नोट्स के रूप में। ओके, अच्छा टॉपिक है मध्य सीरा। और इस तरह से जो निकला हुआ है इस तरह से जो निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं सीरा। तो थोड़ा सा इन बातों को दिमाग में रखना है। ओके, चलिए, तो जो मैंने पढ़ाया वो लिखा हुआ है। तो पत्ती की इन रेखीय संरचनाओं को सीरा कहते हैं, समझ गया? जो मध्य में है उसको मध्य सीरा का, जितनी सीरा होते हैं किससे जुड़ी है? मध्य सीरा से जुड़ी होती है। चलिए, आपको जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से उतने क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। सर पत्ती का क्या काम है? याद रखिएगा, पत्ती का क्या काम है, थोड़ा सुन लीजिए। दिया है नहीं दिया हमको नहीं पता। देखिए, पौधे हैं ना, एक क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में होता क्या है ना, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन से जल, खनिज लवण को लेते हैं, वायुमंडल से CO2 को लेते हैं, और सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में जो पत्तियों से क्लोरोफिल है उसको लेकर के अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। मतलब पत्ती का मुख्य काम क्या है? पत्ती का मुख्य काम क्या है? भोजन तैयार करना। जी हाँ, पेड़ पौधे में जो भोजन तैयार होता है ग्लूकोज के रूप में, वो कहाँ तैयार होता है? पत्तियों में होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे में भोजन कहाँ तैयार होता है? पत्तियों में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो ज़रूरी है वही पढ़ना है। यही तो ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके,
एक क्रिया है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन। क्या क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है सर। तो पौधे में जो पत्ती होता है ना, पत्ती में देखिएगा, पत्ती जिस तरह ये पत्ती है, इस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आपको आँख से दिखाई नहीं देंगे, इनको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब दिखाई देगा। इन छिद्रों के माध्यम से जो सपोज दैट भाई आप लोग पढ़ें, अभी आप सुने हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करती है? जल ग्रहण करती है जड़ से। जो जल काम का नहीं रहता है उसे वह क्या करेगी? निकालेगी भी ना। जैसे आपके शरीर में पानी हम पीते हैं, काम का है, ठीक है, और जो काम का नहीं है उसे हम लोग पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधे में भी एक निश्चित मात्रा तक जल की आवश्यकता होती है। उससे अधिक होने पर वह जल क्या करता है? एक क्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन, उसके माध्यम से निकाल देता है। और यह काम कौन करता है? पेड़ में उपस्थित पत्तियाँ। तो क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो पेड़ के, तो याद रख लिखना होगा इस तरह से कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जल ग्रहण करती है और उन जल के माध्यम से वह भोजन तैयार करती है। और जो जल उनके शरीर में शेष बच जाते हैं उन्हें वह पत्तियों के माध्यम से बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में। ठीक है ना, पत्तियों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। जो जल निकलता है किसके रूप में निकलता है? वाष्प के रूप में, इसलिए हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो क्वेश्चन पूछेगा वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। ओके। जल कौन ग्रहण करता है? तो जड़ जल ग्रहण करता है, पहुंचाता है पत्तियों तक। और पत्ती में अगर भोजन बना तो ठीक है, अब भोजन बनने के बाद बच गया, उससे वह क्या करता है? समय समय पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकालते रहता है। तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखिए, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। याद रखिएगा, इसको अध्याय 14 में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जितना है उतना ही हम चलेंगे, क्योंकि क्लास 6 है तो हमें थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ सब प्रयोग दिया है, मतलब एनसीईआरटी में ज़्यादा क्रियाकलाप ही दिया है। ओके, क्रियाकलाप दिया है, आपके काम का चीज़ जो मैं था बता रहा हूँ। ओके, चलिए दे भी दिया है प्रकाश संश्लेषण। क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण। आइए यहाँ दे दिया है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है समझिए। होता क्या है मैं समझा रहा हूँ। क्या होता है बताया ना मैंने कि इस प्रक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, कुछ को छोड़ करके हरे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? वो जड़ से जल ग्रहण करते हैं। जड़ के माध्यम से, जो जल कहाँ से मिलता है? ज़मीन से। जल के साथ साथ खनिज लवण, उसके बाद वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.003%। तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं, तो जड़ से जल, वायुमंडल से CO2। और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जिसे ठीक है इसको बोलते हैं पर्णहरित। याद रखिए, क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। तो पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पर्णहरित। और पर्णहरित होता है, ठीक है, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, वो अपना भोजन क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और मुख्य उत्पाद के रूप में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसका उपयोग पृथ्वी पर रहने वाले मानव, जीव जंतु, ठीक है, श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह किस में होता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश और जल, 4 चीज़ जरूरी है। कौन कहाँ से मिलता है समझ गया। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसी के कारण पत्ती का रंग हरा भी होता है, आप देखे होंगे, पर्णहरित इसको बोलते हैं। ओके सर। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? सर ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे विक्रिया है? एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे विक्रिया है? प्रकाश रसायन, बिकॉज प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि इसमें एक अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यदि उत्पाद का निर्माण हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया, और एक ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 और O2 निकल रहा है, ठीक है, साथ में H2O भी निकलता है। तो सॉरी H2O बोल रहा है, O2 निकलता है सर। O2 किसके रूप में निकलता है? जल के रूप में निकलता है, ठीक है। और उस O2 का प्रयोग हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, जो जानवर है, वो श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। ओके, यह सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैंने समझा दिया। चलिए अब समझते सर जड़ क्या होता है। और समझते हैं जड़ क्या होता है।
चलिए थोड़ा सा हम फिगर बना कर दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई पौधा है, इस पौधा में मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन के नीचे इस तरह से जो निकला है ना, इसी को क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। मतलब जड़ क्या है, जड़ आधार होता है, ठीक है ना, जड़ आधार होता है। तो पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर है, पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर है उसे क्या कहते हैं, जड़। तो क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी पौधे का विकास होता है तो सबसे पहले किसका विकास होता है, जड़ का ही होता है। जड़ का विकास अगर नहीं होगा तो क्या पौधे का विकास होगा, तो आपका उत्तर होगा जी नहीं। समझ गए। तो पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जड़ वाला पौधा है, ये जड़ वाला पौधा है, ये जड़ रहित पौधा है। समझ गए। तो इसका विकास जल्दी होगा, इसका विकास नहीं होगा। चलिए तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख ले और क्या क्या पढ़ना है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था इसके बारे में, चन्ना के बारे में, अंकुरन क्या होता है, तो यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं अब जड़ के प्रकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जड़ के प्रकार। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जड़ के प्रकार देखिए, एक जड़ का प्रकार है मूसला जड़, पार्श्व जड़, ठीक है, मूसला जड़ और पार्श्व जड़। अगर देखिए इस तरह से अगर जड़ होगा, इस तरह से अगर जड़ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। समझ रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ अगर किसी पौधे का जो जड़ है, ठीक है, लंबवत हो और उसके आसपास क्या हो, छोटे छोटे मूल रोम, तो जड़ के आसपास जो निकला है ना, देखिए इसको हम बोलते हैं जड़, और इसके आसपास जो छोटे छोटे है इसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम। समझ गए। तो यदि किसी पौधे के जड़ लंबवत हो और उसके आसपास छोटे छोटे मूल रोम निकले हो, मूल रोम, इसी को हम बोलते हैं मूसला जड़। देखो ना, मूसल देखे है ना, मूसल क्या होता है, लंबा होता है कि नहीं होता है, तो मूसल की तरह ही दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वैसे जड़ जो लंबवत होते हैं एवं उनके आसपास छोटे छोटे जड़ मूल रोम निकले होते हैं, वह हमारा मूसला जड़ है। ओके, अब है पार्श्व जड़। क्या होता है, पार्श्व जड़। तो मूल रोम होता है ना, मूल रोम को ही क्या बोलते हैं, पार्श्व जड़। मतलब जो पार्श्व में क्या होता है, साइड। पार्श्व का इंग्लिश क्या होता है, साइड। पार्श्व का इंग्लिश क्या होता है, साइड। तो ये वाला हो गया आपका मूसला जड़। और इसके जो साइड में जो छोटे छोटे देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मूसला जड़, सॉरी पार्श्व जड़। समझ में आया। तो जो लंबवत जड़ है उसको हम बोलेंगे मूसला जड़, और इसके साइड राइट लेफ्ट जो छोटे छोटे जड़ हैं उनको हम कहेंगे पार्श्व जड़। ओके, अगला है रेशेदार जड़। सर रेशेदार जड़ क्या है, तो जिन पौधे की जड़ें चित्र देखिए इसके समान है। इस आपको रटना नहीं है एग्जाम में, मतलब आपसे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है। ये फिगर के आधार पर समझ लेना है, देख करके मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है, फिगर देख के समझ सकते हैं। तो ये क्या है, मूसला जड़ है। और इस तरह से लंबवत नहीं है। देखिए जो जड़ निकला है इसमें लंबवत नहीं है, इस तरह से एक झोंक के रूप में क्या है, फैला हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेशेदार जड़। क्या बोलेंगे, रेशेदार जड़। जो ईख होता है, ईखा है ना, ईख का जड़ कैसा होता है, रेशेदार होता है। चलिए, इनको हम झकरा जड़ भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको नहीं है। इस चैप्टर को वैसे भी एनसीईआरटी हटा दिया है अपने सिलेबस से, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन मैं पुराना वाला एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ताकि ये ज़रूरी भी है और जानकारी है तो ख़राब तो होगा नहीं। चलिए
हाँ, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पुष्प, ठीक है, पुष्प याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए थोड़ा जानते हैं पुष्प के बारे में। इस पुष्प को देखिए, इस पुष्प को, चलिए फिगर समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ टॉपिक है इसमें, जो बाह्य दलपुंज क्या हो गया, दलपुंज क्या होगा, पंखुड़ी क्या होगा, इसे याद रखना है। देखिए तो पुष्प के बाहर आप देख पा रहे हैं हरी हरी चीज़ है कुछ, है ना, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। तो पुष्प में 3 गो भाग होता है, बाह्य दलपुंज, ठीक है, एक होता है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, एक अंदर का होता है, ठीक है, आंतरिक दलपुंज। तो सर जी दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या है? तो बाह्य दलपुंज क्या है समझ गइएगा, पुष्प के जो बाहरी परत होते हैं, जो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, तो क्या है, बाह्य दलपुंज है। देखो ना ये जो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुष्प को सहायता कर रहा है, सहायता क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे बाह्य दलपुंज। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, और जो इस तरह से निकली होती है इनको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। आप सभी को ये सब चीज़ तो पता होगा, इसके बारे में हम क्लास 10th में बढ़िया से पढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे, ओके। तो पुष्प का जो खिला हुआ भाग है, पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, पुष्प का पंखुड़ी कहलाता है। क्या पंखुड़ी एक रंग का होता है? तो जी नहीं, पंखुड़ियाँ जो होती है अलग अलग रंगों की होती है, ओके, ठीक है। तो जो पुष्प को सहायता प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे, उसको हम कहेंगे बाह्य दलपुंज, ओके, बाह्य दलपुंज। इस हम चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है। ये सब आपको जानकारी के लिए कोई चीज़ इसमें है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक पुष्प है ना, ठीक है, तो पुष्प को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, बाह्य दलपुंज, याद रखिएगा। अब पुष्प के 3 भाग होते हैं, कोई भी पुष्प को उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये इसको पढ़ते हैं, पुष्प के कई गो भाग होते हैं सर? तो पुष्प के 3 गो भाग होते हैं। एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंग केसर, एक होता है परागकोश। सर स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर देखिए, आप पुष्प के बारे में आप एक चैप्टर है लैंगिक जनन, जो क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको पढ़ा जाएगा पुष्प के बारे में बढ़िया से। तो पुष्प में एक नर भाग होता है और एक मादा भाग होता है। मादा भाग, तो पुष्प में जो मादा भाग है उसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ओके। पुष्प में जो मादा भाग है उसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, और पुष्प में जो नर भाग है उसको क्या कहते हैं, पुंग केसर। अभी तक आप इतना याद रखिए, आगे हम इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो पुष्प में जो स्त्री केसर है, सॉरी मादा भाग है, उसको हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर। और पुष्प में, ओके, पुष्प में मादा भाग को स्त्री केसर, पुष्प में नर भाग को पुंग केसर। सर परागकोश क्या है? परागकोश क्या है? ठीक है, परागकोश क्या है? जो पुंकेसर होता है ना, पुंग के बता रहा हूँ मैं, सुनिए ध्यान से, क्या होता है सुनो। परागकोश, एक कोशमिस क्या होता है बताइए, कोशमिस क्या होता है? बैंक, मतलब एक वह स्थान जहाँ पे कोई चीज़ होगा, परागकण होता है। परागकण क्या होता है सर? आप कभी कभी और गेंदा का फूल या ओरहुल का फूल, हाँ ओरहुल की कली देखे होंगे, ओरहुल की कली को आप पीछे से थोड़ा सा देखिए, खाकर मीठा लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं पराग। क्या बोलते हैं? पराग। तो परागकोश एक स्थान होता है पुष्प में, जिससे क्या निकलता है, परागकण निकलता है। क्या निकलता है? परागकण, याद रखिएगा। वही परागकण है जो पुष्प के जनन में सहायता प्रदान करता है, वही परागकण है जो पुष्प के जनन में सहायता प्रदान करता है। तो इनको हम बाद में बढ़िया से पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो दिया है पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? तो हमने बता दिया सर जी, स्त्री केसर क्या है? तो सर स्त्री केसर वह भाग है जो पुष्प का मादा है, मादा भाग है, स्त्री केसर कहते हैं। अब पुंकेसर, यही है आपका पुंकेसर। पुंकेसर में भी 2 गो होता है, एक होता है परागकोश, जिससे क्या निकलता है, तो क्वेश्चन पूछेगा परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश किसका भाग है, नर भाग है कि मादा भाग है? देखिए पुंकेसर का भाग है, मतलब पुंकेसर के भी 2 भाग है, एक तंतु, ठीक है, पुंकेसर के 2 भाग है, तंतु जो लंबी लंबी आप देख रहे हैं, पतला पतला पाइप की तरह, ये क्या है, ये तंतु है।
और यहाँ पे इस तरह से जो आप देख रहे हैं पीला पीला, ये क्या है? परागकोश है। तो क्वेश्चन पूछता है परागकण का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। परागकण का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसको जब हाथ में रखिएगा ना तो आपका हाथ में पीले पीले कलर के रंग लग जाएंगे। मैं समझ गया? तो पुंकेसर क्या है? नर भाग है। इसके दो पार्ट, एक तंतु है और एक है परागकोश। परागकोश में क्या होता है? परागकण निकलता है। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग हैं। स्त्री केसर के कई भाग हैं? 3 भाग है। एक होता है अंडाशय और एक होता है वर्तिका और एक होता है वर्तिकाग्र। जी हाँ, तो इसको देखिए, तो पुंकेसर के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं परागकोश और स्त्री केसर के ऊपरी भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है। और यही जैसे यहाँ से क्या होता है, यहाँ जो परागकण है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? परागकण है पुंकेसर का। यही परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, मतलब परागकण किसका भाग है? सॉरी, मादा का भाग है, नर का भाग है। और नर का भाग जब मादा, जो पुष्प का जो मादा भाग है बोले तो स्त्री केसर, उसके वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो उसको हम कहते हैं पुष्पों का जनन। ठीक है, तब पुष्प के जनन होता है। तो पुष्पों में जनन कैसे होता है? तो याद रखिएगा, पुंकेसर के परागकोश में परागकण पाए जाते हैं और वह परागकण स्त्री केसर के कहा? वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो पुष्पों में निषेचन होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, पुष्पों में निषेचन कैसे होता है? ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर सुन लीजिए। पुष्प निषेचन कैसे समझ गया ना? तो पुंकेसर में परागकोश है और परागकोश में परागकण है और परागकण पुंकेसर से निकल करके, परागकोश से निकल करके स्त्री केसर का ऊपरा वाला भाग, किसको हम बोलते हैं? वर्तिकाग्र। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब पौधों में परागन, इसको हम बोलते हैं मतलब पौधों में जनन, सॉरी पुष्पों में जनन। तो इस प्रक्रिया का नाम है परागन। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? परागन। तो परागन समझ गए? तो क्वेश्चन पूछता है परागन क्या है? जब परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो पुष्पों में जनन होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। आपको थोड़ा सा याद होगा। ठीक है। और स्त्री केसर के 3 भाग, ठीक है, कौन कौन समझ गया? अंडाशय, जहाँ बीज का विकास होता है। अंडाशय में किसका विकास होता है? बीजांड। तो क्वेश्चन पूछेगा बीजांड। देखो, यह जो फिगर आप देख रहे हैं ना, अंडाशय का आंतरिक संरचना है। इसको हम बोला गया है क्या? इसको बोला गया है बीजांड बोला गया है। तो एक क्वेश्चन रट लो, क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। बीजांड का विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। स्त्री केसर कितने भाग है? 3। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। बीजांड का विकास क्या होता है? अंडाशय में। पुंकेसर क्या है? नर भाग है। कितने उसके पार्ट है? 2। एक कौन है सर? समझ गए होंगे, एक है आपका परागकोश और दूसरा तना। चलिए, अब ध्यान से इन सभी बातों को आप लोगों ने पढ़ लिया, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप लोगों ने आज इसमें क्या क्या पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। हम बोले हैं सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ओके, जो ज़रूरी है वही पढ़िए। हमने आपको आरोही पढ़ा दिया। संवहन क्या होता है? जल एवं खनिज लवण को एवं भोजन को पेड़ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे। पर्णवृंत पढ़ा दिए हैं। पति का वह भाग जो तना जुड़ा है पर्णवृंत है। प्रकाशतंत्र हो गया, स्त्री केसर हो गया, बाह्य दलपुंज सब हो गया लगभग। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, फालतू चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है, जो ज़रूरी है वही पढ़ना है। ठीक है। यह वीडियो डेली रिकॉर्डेड ही होगा और इसे आपके समय पर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप इसे देखेंगे और अवश्य बताएंगे वीडियो कैसा लगा। और मैं थोड़ा बेसिक से ही चल रहा हूँ क्योंकि यह क्लासिक्स की पुस्तक है। ठीक है, ऐसे मैं बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे लिमिटेड बताना है, ओके, इसलिए मैं लिमिट में ही रह कर बता रहा हूँ। जितना बताया उसको दिमाग में रखिए ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो पुष्प वाला जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट है। बाह्य दलपुंज सुरक्षा प्रदान करता है, उसके 2 भाग होता है, वो स्त्री वाला भाग है, वो मादा वाला भाग। ओके, स्त्री वाले भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर और नर वाले भाग को मतलब स्त्री वाला भाग और एक नर वाला भाग। स्त्री वाले भाग को बोलते हैं स्त्री केसर, मतलब मादा वाले भाग को स्त्री केसर, और नर वाले भाग को पुंकेसर। पुंकेसर में 2 होते हैं, एक परागकोश होता है, एक तंतु होता है। स्त्री केसर में 3 होते हैं। अंडाशय होता है सबसे नीचे, बीच वाले को वर्तिका, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है?
स्त्री केसर का कौन भाग है? स्त्री केसर का जनन वाला भाग है। परागकोश क्या है? पुंकेसर का जनन वाला भाग है। परागकण परागकोश से निकलता है, वर्ती कागज पर पहुँचता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागन। और आगे हम पढ़ेंगे परागन भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, पर परागन। यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।